हेलो। आई थिंक अब आवाज आ रही होगी। एमजी लिख दीजिए अगर आवाज आ रही है। यस यस, ओके ओके। तो गुड आफ्टरनून। मैं आप लोगों को गुड आफ्टरनून बोला मैंने और साउंड भी नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, मैं वापस से सारी बातें बोल देता हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हम लोगों ने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज डाइज। ये डाइज टॉपिक बहुत लोगों को क्लियर भी होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बच्चे हैं जिन लोगों को ये क्लियर नहीं रहता है और वो स्ट्रगल करते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन ऐसा होता है डाइस का कि जो कि 2 या 4 सेकंड में जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, उससे ज्यादा समय लगना भी नहीं चाहिए। तो हमें आज इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि डाइस चैप्टर हमारा जो है उसका बेसिक भी हम कवर अप कर लें, ताकि हर स्टूडेंट जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है उसको भी काम आ जाए। और सारी वैरायटीज मैंने कवर अप की हुई है ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप लोगों को नए ना लगें, आप उनको तुरंत सॉल्व कर लें। सारे क्वेश्चंस मैंने आज यहां पर कवर अप किए हुए हैं। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून। तो मुझे लगता है कि कुछ आप लोगों के अगर डाउट है तो लिख दीजिए, हम 1-2 मिनट थोड़ा सा एक दूसरे से बातें कर लेते हैं और उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे और फिर सिर्फ क्लास पर ध्यान देंगे, कंटेंट पर ध्यान देंगे हम लोग। देखिए, बुक तो ऐसा है रीजनिंग के लिए कि भाई एसएससी के अगर आप प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के क्वेश्चंस अगर कवर अप कर लोगे तो ही आपका प्री के लिए काम हो जाएगा। बट मेंस के लिए मैं आपको वैरायटीज कवर अप कराऊंगा, डिफरेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है टीयर 2 में जो है लेवल बढ़ने वाला है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, बिल्कुल हम इसको, मैंने देखिए डिडक्शन या सिलॉजिज्म कवर अप कर लिया है। स्टेटमेंट अजम्पशन जो होते हैं या इम्प्लिसिट स्टेटमेंट जो होती है या स्टेटमेंट कंक्लूजन्स जो होते हैं वो सब हम कवर अप करेंगे, डोंट वरी। नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, वो भी मैंने लाइन में लगा रखा है, उसको भी मुझे कवर अप करना है। टाइम चेंज नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम में चेंजेस कर दिया जाता है, ऐसा इतना कोई वो नहीं है। कैलेंडर चैप्टर ओके, मुझे क्लॉक एंड कैलेंडर के लिए भी बहुत लोगों ने बोला है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि एनालॉजी हो, ऑड मैन आउट हो, सीरीज हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, ये सब जो है हमारे नंबर्स के या अल्फाबेट के लॉजिक्स के आसपास घूमते हैं। तो ये सारे तो हम कवर अप करेंगे, डोंट वरी। रणवीर पांडे जी, सिलॉजिज्म की क्लास हो गई है, आप प्लेलिस्ट पर जाके देखिए, आपको सिलॉजिज्म की क्लास मिलेगी जिसमें हमने बिना वेन डायग्राम के सिलॉजिज्म को सॉल्व करना सीखा है। काउंटिंग फिगर, बिल्कुल ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों की डिमांड है, इसको भी हमें कवर अप करना है। पजल रीजनिंग, देखिए टीयर 1 में बहुत सिंगल या डबल लाइनर पजल्स आते हैं, हम टीयर 2 के लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के पजल्स करने वाले हैं, क्योंकि पजल्स टीयर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट अगर मुझे लगेगा कि प्रीवियस ईयर के कुछ कंपाइल करके मैराथन के फॉर्म में हम पजल्स को अगर सॉल्व कर सकते हैं तो मैं उसको भी पिक कर लूंगा, डोंट वरी। भाई पेड कोर्स नहीं, अभी आप सिर्फ पढ़ाई करिए यूट्यूब पर, आप सिर्फ मेहनत करिए, मेरा एम है आप लोगों का सिलेक्शन कराना, बस। चलिए, तो मेरे हिसाब से अब बहुत बातें हो गई हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को टाइम जो है ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, आपको सारी वैरायटीज कवर अप करनी है, सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डाइज लिखा हुआ है, जिसे हिंदी में पासा भी कहा जाता है। और डाइज या पासे के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन में वो एक ही चैप्टर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन अगर वो 1 या 2 भी आते हैं, अगर वो मिनिमम टाइम में हो जाए सॉल्व, तो हमारा काम बन जाता है, क्योंकि वो टाइम फिर हम यूटिलाइज कर पाते हैं सीरीज के क्वेश्चन में या मिसिंग नंबर में, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई जब डाइज के बारे में बात होती है तो डाइज जो होते हैं, डाइज 2 प्रकार के होते हैं। हम जो डाइज यूज करते हैं, आपने देखा होगा हम लोग घर पे लूडो वगैरह जब खेलते हैं तो वो एक ऐसा डाइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइज। अब स्टैंडर्ड डाइज क्या होता है भाई? ये एक ऐसा डाइज होता है जिसकी विपरीत सतह जो होती है, मतलब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो एक डाइज बना हुआ है, ये डाइज आपका जो है ये एक क्यूब की तरह होता है, ये एक क्यूब की तरह होता है।
ये क्यूब की तरह होता है और इस क्यूब की कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं या 6 फेसेस होती हैं। 3 आपको सामने दिख रही हैं, लेकिन इस एक के पीछे एक सतह है, 6 के इस तरफ और 4 के नीचे। मतलब मैं यहां पर यह बोलता हूं कि सतह जो है एक ऊपर वाली होती है, एक नीचे वाली होती है, एक सामने वाली, एक पीछे वाली, एक राइट वाली और एक लेफ्ट वाली। मतलब यहां पर जो पेयर बनते हैं विपरीत के या ऑपोजिट के, वो 3 पेयर बनते हैं, जिसमें आमने और सामने, ऊपर और नीचे, और लेफ्ट और राइट के ये हमारे पेयर बनते हैं। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए कि क्यूब में मैंने बोला कि 6 सतह होती हैं और इनमें कुछ नंबर लिखे होते हैं। अगर इनमें कोई नंबर लिखे हुए हैं तो ध्यान से देखिए मैंने यहां पर क्या बोला है। जब किसी पासा या डाइस के विपरीत सतह का योग अगर 7 होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। अगर विपरीत मतलब ऑपोजिट पे लिखे हुए जो नंबर होते हैं ऑपोजिट फेस पर या सतह पर, उसका अगर सम या योग जो होता है वो अगर 7 होता है तो हम ये बोलते हैं कि वो स्टैंडर्डाइज होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे ये पता है कि ये स्टैंडर्डाइज है, वैसे ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं 6 के विपरीत दिशा में 1 नहीं है। मतलब सीधे हाथ पे 6 लिखा है तो उल्टे हाथ पे 1 होना चाहिए था, लेकिन इसके पड़ोसी वाली सतह मतलब एडजेसेंट फेस पर जो है 1 लिखा हुआ है। तो मैं यहां से बता दूं कि अगर स्टैंडर्डाइज है तो इसका मतलब ये होगा कि एडजेसेंट की अगर मैं बात करूं तो एडजेसेंट फेस जो होता है उसमें अगर सम आपको 7 दिख जाए तो वो एडजेसेंट मतलब ये जो स्टैंडर्डाइज है वो नहीं होता है। लेकिन अगर ऑपोजिट में जो है उसमें सम 7 या योग 7 दिख जाए तो समझ जाइए कि वो क्या होगा? स्टैंडर्डाइज होगा। इसका मतलब ये जो डाइज आपके सामने मैंने बनाया हुआ है ये एक स्टैंडर्ड डाइज नहीं है। इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 1 जो है वो इस वाली सतह पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 6 के ऑपोजिट 1, दोनों का योग 7 हो गया। 4 के नीचे वाली सतह पर 3 आ जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। और अगर 2 इधर लिखा हुआ है तो इस पीछे वाली सतह पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब विपरीत दिशा में जो नंबर लिखे होंगे उनका योग 7 होगा या सम 7 होगा। और एक और चीज मैं बता दूं कि एडजेसेंट फेस पर जो है 7 सम नहीं होगा। आप देख सकते हैं 4 और 2 6, 6 और 4 10, 6 और 2 8। आपको कहीं पर भी अड़ोसी पड़ोसी वाली सतह पर जो 2 नंबर लिखे हुए हैं उनका योग आपको 7 नहीं मिलेगा। वहीं जब हम नॉर्मल डाइस पर आ जाते हैं तो यहां पर उल्टा क्या हो जाता है? ध्यान से देखिए, यहां पर उल्टा ये हो जाता है कि नॉर्मल डाइस पर ऑपोजिट वाले जो नंबर लिखे रहते हैं उनका सम यहां पर 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है। मतलब ये होगा कि भाई अगर यहां पर 6 लिखा है तो इसके पीछे 1 नहीं लिखा होगा। अगर यहां 2 लिखा है तो इस तरफ 5 नहीं लिखा होगा। जब पासा के विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब विपरीत सतह पर योग 7 नहीं होता है तो हम नॉर्मल डाइज या इसको कुछ बुक में जो है जनरल डाइज या पासा भी कहा जाता है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? अगर आपको एक भी पेयर में क्या दिख जाए कि भाई जो पड़ोसी हैं या जो आपके एडजेसेंट हैं, मैंने बोला जो आपके पड़ोसी हैं सतह या एडजेसेंट सतह है, उनमें अगर आपको सम जो है वो 7 अगर दिख जाए तो समझ जाइए कि वो डाइस कैसा है? वो आपका जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस में यहां पर पड़ोसी वाले जो नंबर होते हैं उनका जो योग होता है वो 7 होता है। स्टैंडर्डाइज में पड़ोसी वालों का यहां पर जो योग है वो 7 नहीं होगा। नेक्स्ट यहां पर ध्यान से देखिए, हमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चंस आने वाले हैं नॉर्मल डाइस से। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि क्लियरली लिख के देता है कि भैया स्टैंडर्डाइज है, तो आपको वहां पर बस एक ही लॉजिक लगाना है, एक ही रूल लगाना है कि विपरीत दिशा में लिखे हुए नंबर का जो सम होता है या योग होता है वो 7 होता है। बट मैं आपको बता दूं 99% जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मल डाइस पर ही आते हैं। कभी कभी कोई इजी एग्जाम जो होता है उसमें स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बोल दिया जाता है।
बिल्कुल, लूडो का जो डाइस होता है वो स्टैंडर्ड डाइस होता है, क्योंकि उसमें ऑपोजिट नंबर पर लिखे हुए जो नंबर्स होते हैं उनका योग 7 होता है। बट मार्केट में आजकल लोकल लूडो के डाइस आने लगे हैं जिस पर कभी कभी आपको ऑपोजिट जगह पर लिखे हुए नंबर का योग 7 नहीं मिलेगा। बट अगर हम ओरिजिनल या स्टैंडर्ड की बात करें तो वो 7 ही होता है उनका योग। चलिए अब आते हैं हमारे रूल्स पर, और रूल्स पर मैंने ये बता रहा हूं यहां पर कि रूल जो है वो ये बोल रहा है कि अगर मुझे ऑपोजिट या उल्टी सतह पता लगानी है, मुझे अगर विपरीत दिशा के फेसेस के बारे में पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि प्रश्न या क्वेश्चन आपके यही आने वाले हैं कि भाई बताइए 2 के विपरीत दिशा में कौन सा नंबर आएगा, 6 के विपरीत दिशा में कौन सा नंबर आएगा। क्वेश्चन आपको यही मिलने वाले हैं। मानक, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर हम यहां पर देखें कि मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर पासा के 2 व्यू मतलब क्या होती है, स्थिति। अगर स्थिति गिवन है या व्यू गिवन है 2 पासे के, मतलब ये एक ही डाइस है जिसको घुमा फिरा के हमने बस रख दिया है, 2 अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस या एक ही पासा है जिसको मैंने बस घुमा के रख दिया है। उसके 2 व्यू मुझे दिख रहे हैं। अगर 2 व्यू दिख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, पहला केस क्या बनता है। पहला केस ये बनता है कि अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन फेस या सतह ना हो, कोई भी कॉमन ना हो, मतलब यहां पर आपको 5, 6 और 2 दिख रहा है, यहां पर 3, 4 और 1 दिख रहा है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? इन दोनों में कोई भी सतह कॉमन नहीं है। और अगर कोई भी सतह कॉमन नहीं है तो मैं यहां पर कभी भी नहीं बता सकता कि भाई किसके ऑपोजिट या किसके विपरीत क्या होगा। आपको आंसर यही मार्क करना है कि भाई हम आंसर नहीं दे सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम आंसर यहां पर नहीं दे सकते हैं। तो 5, 2, 6 हो या 3, 4, 1, कोई भी कॉमन सरफेस, कोई भी कॉमन सरफेस या सतह नहीं है तो हम आंसर यहां पर नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान से देखिए, अगेन सेम केस लिया है मैंने कि 2 व्यू गिवन है, लेकिन अब सेकंड रूल ये बोलता है या सेकंड केस ये बोलता है कि अगर 2 सतह कॉमन होगी तो क्या हम आंसर दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं आंसर। तो ध्यान से देखिए, अगर 2 सतह कॉमन है तो ध्यान से देखिए क्या कॉमन है भाई, यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है। तो हमने देखा कि यहां पर 2 सतह जो है वो कॉमन है। इन दोनों परिस्थितियों में या स्थिति में जो है यहां पर 2 सतह जो है वो कॉमन है। तो मैं यहां पर एक इंफॉर्मेशन दे सकता हूं कि जो बची हुई सतह होती है, जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत या ऑपोजिट होती है, वो एक दूसरे के विपरीत या ऑपोजिट होती है। इसके अलावा मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता। मैं सिर्फ क्या जानकारी दे सकता हूं कि जो बची हुई सतह है वो एक दूसरे के क्या होगी, ऑपोजिट होगी। मतलब 3 जो है वो 1 के ऑपोजिट या विपरीत दिशा में होगा। तो याद क्या रखना है भाई, अगर 2 कॉमन है तो बचे हुए को तुरंत एक दूसरे के ऑपोजिट कर दो और आंसर मार्क करो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछता है 2 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, आप आंसर नहीं बता सकते। ये पॉइंट दिमाग में याद रखिएगा। अगेन 2 व्यू या 2 स्थिति हमारे सामने है, लेकिन अब हमारे सामने क्या है, एक जो है सतह या फेस जो है वो कॉमन है। पिछले केस में 2 कॉमन थे, अब कितना कॉमन है, 1 कॉमन है। भाई कॉमन कम हो गया, कम हो गया तो ध्यान से देखिए कौन है भाई कॉमन। हमने देखा यहां पर जो 4 है वो यहां पर क्या है, कॉमन है। अब बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। जब एक सतह या एक फेस कॉमन होता है तो हमें क्या करना होता है। हमें यहां पर ध्यान से देखिए, हमें जो है बहुत ही सिंपल सा रूल है। अपना पेन यहां पर रखिए 4 पर, और पेन रखने के बाद इसको ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाना चालू कर दीजिए या क्लॉकवाइज घुमाना चालू कर दीजिए। जब मैं 4 से घूमते हुए निकला तो पहले मुझे रास्ते में 2 पड़ा, उसके बाद मुझे 3 मिला। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले 4 जो कॉमन था उसको लिखा, 4 से घूमते हुए जब मैं निकला तो पहले 2 पड़ा और उसके बाद कौन पड़ा, 3 पड़ा।
जो कॉमन है उसी से वापस से चलना चालू करेंगे। दूसरे वाली स्थिति जो डाइस की दी हुई है, 4 से चले हम अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या घड़ी की दिशा में। 4 के बाद घूमते हुए 6 पहले पड़ गया और उसके बाद हमको 5 पड़ गया। तो फिर से जो कॉमन था उसको लिखा और 4 के बाद पहले 6 पड़ गया और उसके बाद घूमते हुए हमें 5 मिल गया। ध्यान से देखिए मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि इस 3 के विपरीत दिशा में 5 होगा, 2 के विपरीत दिशा में 6 होगा और 4 के विपरीत दिशा में 4 तो नहीं हो सकता। तो कौन बच गया भाई? यहां पर देखिए 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। कौन बचा है? 1 बचा है। काट के लिखो यहां पर 1 कि 4 के विपरीत या ऑपोजिट कौन आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नमस्ते नमस्ते प्रिंस मेयर। कॉमन फेस को पकड़कर क्लॉकवाइज रोटेट। बिल्कुल आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये बुक में दिया नहीं होता है। अगर किसी का दिमाग उल्टा चल रहा हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा दो, लेकिन फिर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना आपका आंसर सेम ही आएगा। लॉजिक है भाई, गणित है, रीजनिंग है ना, मैथ्स है यहां पर भी। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाओगे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दोनों में सेम तरीके से घुमाना है, ये इंपॉर्टेंट है। रटना नहीं है कि क्लॉकवाइज है मतलब क्लॉकवाइज है। हमें समझ में आना चाहिए कि भैया क्लॉकवाइज क्यों, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं, है ना। तो घड़ी की उल्टी दिशा में क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दोनों में सेम तरीके से घुमाना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो एक कॉमन सरफेस हो गई थी, लेकिन अब जो है हमारा यहां पर एक अगला केस क्या बन गया कि भैया जब 2 से अधिक व्यू गिवन होते हैं, और क्वेश्चन एग्जाम में आपको जनरली ऐसा ही गिवन होता है जिसमें 2 नहीं 3, 4, 5 जो है वो स्थिति दे दी जाती है। यहां पर हमने 2 से ज्यादा मतलब 3 जो है वो पासे की स्थितियां देखी। तो आपका पहला काम क्या होगा? आपका पहला काम यह होगा कि आप ऐसे दो पासे ढूंढिए जिनमें जो है एक कॉमन क्या हो, एक कॉमन फेस, या आपका जो है यहां पर क्या हो, फेस के साथ सरफेस आपका क्या हो, कॉमन हो। अब मैंने देखा कि अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो इसमें 1 2 1 2 यहां पर 2 सरफेस या 2 फेस जो हैं वो कॉमन है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको और फिर इसको देखा, इसको और इसको देखा, तो मैंने देखा कि अरे यहाँ तो एक ही कॉमन है जो कि क्या है, ये जो 1 लिखा हुआ है। तो मैंने इन दोनों को उठा लिया, मैंने बीच वाले को छोड़ दिया, मुझे बीच वाले की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में 2 से ज्यादा पासे दिए इसलिए जाते हैं ताकि आपका समय ऐसे 2 पासे ढूंढने में लग जाए जिनमें एक कॉमन सरफेस या सतह हो या फेस हो। तो मैंने देखा कि भैया एक सतह कौन सी कॉमन है, 1 है। तुरंत आप लोग मुझे बताइए क्या होगा भाई? 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 5 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 5 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा। तुरंत बता सकते हैं 5 के ऑपोजिट 6 होगा, या विपरीत दिशा बोले हम, या 2 के विपरीत 3 होगा, और 1 के विपरीत कौन हो जाएगा? इसको मैंने काटा, बचा कौन? 4। तो 1 के विपरीत हो गया 4। तो देखिए ये तो मैं यहां पर लिख लिख के बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में क्या हमें ऐसे लिखने की जरूरत है? नहीं। हम देखिए कैसे करेंगे एग्जाम में। मैं जैसे देखूंगा कि भाई कॉमन 1 है, 1 के बाद यहां कौन आया? 2, यहां पर कौन आया? 3, तो 2 के ऑपोजिट 3 हो गया। 1 के दूसरे बार में कौन आया? 6, 1 के बाद यहां 5 कौन आया? तो 6 के ऑपोजिट 5 हो गया। और एक और चीज ध्यान से देखिए, आपको घुमाने की भी जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि 1 के ऑपोजिट कौन होगा, या आपको जो नंबर इन दोनों में नहीं दिख रहा है जो कि है 4, जो कि आपने देखा कि 1 के ऑपोजिट ही था, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कॉमन वाली जो सतह है या जो फेस है उसके ऑपोजिट पूछ लिया जाए तो आपको घुमाने की भी जरूरत नहीं है। जो नंबर यहां आपको नहीं दिख रहा है बस वही इस 1 के क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब आप यहां पर लिखते हैं तो आपको 1 को काट के कौन सा नंबर लिखना पड़ता है जो आपको यहां पर दिखा ही नहीं। तो जो कॉमन आपका फेस है या सतह है उसके ऑपोजिट कौन होगा? जो नंबर आपको दिख नहीं रहा है। बिना सोचे समझे आंसर मार्क करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब कहानी आ जाती है भैया ओपन डाइस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपन डाइस के क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। मैंने ओपन डाइस के यहां पर सारे केसेस ले लिए हैं।
भाई जितने भी केसेस बन सकते हैं या जिन केसेस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैंने सारे केसेस ले लिए हैं। लेकिन उन केसेस को समझने से पहले या देखने से पहले मैं आप लोगों को रूल बताना चाहता हूं कि भैया रूल क्या होता है और रूल किस चीज के लिए है। क्योंकि मुद्दा तो यही है कि विपरीत दिशा में कौन सा नंबर आएगा या ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा, यही तो पता लगाना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, हमेशा ध्यान रखना, लगी हुई या पड़ोसी वाली जो सतह होती है वो कभी भी क्या नहीं होती है, ऑपोजिट नहीं हो सकती, विपरीत दिशा में नहीं हो सकती है। तो विपरीत दिशा में कौन होता है भाई? विपरीत दिशा में जो है वो जो आपके एक छोड़ के जो सतह होंगी, या मैं बोलूंगा जो ऑल्टरनेट जो आपकी सतह होंगी, वही हमेशा क्या होती हैं, वही हमेशा ऑपोजिट होती हैं। और इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि ये जो ऑल्टरनेट सतह होंगी ये सीधे रखी होनी चाहिए। मतलब 1 2 3, अगर ये तीनों लाइन में है, या सीधे या लाइन लिख देता हूं मैं, अगर ये लाइन में होंगी तभी हम बोल पाएंगे कि 1 के ऑपोजिट कौन होगा, 1 के ऑपोजिट 3 होगा। अगर ये 1 2 और 5 को मैं देख लूं तो मैं 1 के ऑपोजिट 5 नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तीनों सीधी लाइन में नहीं है। जब 3 सतह सीधी लाइन में यहां पर लिखी हो तो ऑल्टरनेट जगह पर जो लिखी हुई सतह है या एक को छोड़कर जो दूसरी सतह है वो आपस में विपरीत या ऑपोजिट होंगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, मैं क्या बोलूंगा कि भाई 5 2 6 तीनों एक लाइन में है, तो भैया 5 और 6 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। स्नेल राज, थैंक यू वेरी मच। रणवीर जी, थैंक यू वेरी मच। मोटिवेशन मिलता है आप लोग अगर ऐसे कमेंट्स करते हैं तो। अब ध्यान से देखिए, 2 3 4 भी जो है वो सीधी यहां पर लाइन में है, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि 2 और 4 भी एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। और अब क्वेश्चन में मुझसे कुछ भी पूछ लिया जाए, मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि यहां पर कौन किसके ऑपोजिट होगा। यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आप लोग का मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर कोई सतह किसी के क्या है, विपरीत दिशा में है, तो क्या वो उसका कभी पड़ोसी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर कोई किसी का पड़ोसी है तो वो कभी भी उसके विपरीत दिशा में नहीं हो सकता। तो जब भी ओपन डाइस के क्वेश्चन आते हैं तो हम विपरीत दिशा और ये जो पड़ोसी वाले आपके जो सतह होते हैं, हम उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, जो ऑपोजिट में है, और जब ऑप्शन में आपके पास बंद किए हुए डाइस होंगे तो वहां पर हमको एलिमिनेशन जो है वो करना कैसे है, हमें यही देखना है कि 5 और 6 एक साथ तो कहीं नहीं लिखे हुए हैं, 1 और 3 कहीं साथ में तो नहीं लिखे हुए हैं, 2 और 4 कहीं एक साथ में तो नहीं लिखे हुए हैं। अगर ये जो 3 ऑपोजिट वाले या विपरीत वाले जो हमारे पेयर बन रहे हैं, ये अगर कहीं पर भी साथ में लिखे हों या पड़ोसी हों, हम उस केस को एलिमिनेट कर देंगे, उसको हटा देंगे। चलिए अगला केस ध्यान से देखिए, आपको ऐसा भी डायग्राम देखने को मिल सकता है। मैं आपको यहां पर बता दूं कि सीधी लाइन में जो आपके नंबर आते हैं 3, उन्हीं में से जो ऑल्टरनेट नंबर होते हैं वही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो मैंने 1 2 3 को देखा तो मैंने बोला कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट, 2 3 4 को देखा तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट। और जब ऐसा हो जाए तो बचे हुए जो नंबर होते हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है। सो अगर मैंने बोला कि सीधी लाइन में जो नंबर 3 लाइन से लिखे हो, उन्हीं में आपको ऑल्टरनेट नंबर को क्या करना है, चूज करना है, सेलेक्ट करना है, और वही एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो है वो नंबर होंगे। अगला ध्यान से देखिए, मैं अगर यहां पर देखूं तो पिछले केस को अगर आप देखें तो यहां पर 4 एक साथ लाइन में थे और एक उसके लेफ्ट हैंड साइड में और नीचे वाले के राइट हैंड साइड में था। अगले में अब 4 लाइन से नहीं है, 3 3 के जोड़े बना के हमने यहां पर क्या कर दिया, इसको चिपका दिया। ध्यान से देखिए, अगर कोई ऐसे 3 3 के जोड़े बने हुए हैं और वो एक वाला, ये जो एक सतह है, उस एक सतह इस 3 वाले पेयर में और इस 3 वाले पेयर की एक एक सतह बस आपस में जुड़ी हो तो ही मेरा ये डब्बा बंद हो सकता है। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके से बना दूं कि भाई 1 2 3 यहां पर थे
और 3 अगर मैंने यहां पर इस तरीके से बना दिए तो ये कभी भी इसका डब्बा बंद नहीं हो पाएगा, इससे डाइस कभी बन नहीं पाएगा। डाइस बनने के लिए कंडीशन नेसेसरी है, ये जरूरी है कि एक ही कॉमन हो, एक से ज्यादा ना हो। अगर एक से ज्यादा होगा तो आपका डब्बा बंद नहीं होगा। यहां पर भी ध्यान से देखिए, ये इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में कोई डब्बा निकला है या फेस निकला है वो भी एक ही और एक ही कॉमन है। अगर यहां पर मैं 2 को कॉमन कर दूं, ये 2 सरफेस अगर कॉमन हो जाए तो ये कभी भी आंसर आपको नहीं दे पाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिए, 1 2 3, 3 हमें चाहिए होते हैं, तीनों स्ट्रेट लाइन में है, तो 1 का 3 हो गया ऑपोजिट, 4 का 6 हो गया ऑपोजिट, बचे हुए जो सरफेस होते हैं वो आपस में हो जाते हैं ऑपोजिट। ये तो देखिए सिंपल केस है, इन केस में आप बिना सोचे समझे आंसर मार्क कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस जब आते हैं तो ये रूल तो आपको लगाना ही लगाना है। बस साथ में थोड़ा सा दिमाग ये लगा लो कि अगर मैं इमेजिन करूं कि भाई इसको अगर मैं ऐसे बंद कर दूं तो ये डब्बा इस तरीके से बंद होकर आ जाएगा और ये सतह 5 इधर आ जाएगी, 6 इस तरफ आ जाएगी। थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर आप कर लोगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। थोड़ा सा इमेजिनेशन भी एंटर कर देना इस रूल के साथ, जस्ट टू चेक, सिर्फ चेक करने के लिए। अगेन यहां पर आ जाइए, 4 लाइन से हैं और 4 लाइन से हैं तो देखिए एक इसके उल्टी हाथ पे है और एक सीधे हाथ में। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं कि एक उल्टे हाथ पे है और एक फेस जो है वो सीधे हाथ में है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक केस अभी आएगा जिसमें अगर ये दोनों सतह एक तरफ हो गई, या तो सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में, तो आपको कभी भी आंसर या वो जो डब्बा है वो कभी भी बंद नहीं होगा। यहां पर 4 लाइन से है, ध्यान से देखिए, 1 के ऑपोजिट कौन हो गया भैया 3, 2 के ऑपोजिट कौन हो गया 4, और बचा कौन 5 के ऑपोजिट हो गया आपका 6। एक बार इमेजिन कर लो क्या डब्बा बंद हो पाएगा। मान लो 3 बीच में है, 5 को यू बंद किया, 4 को यू बंद किया, 2 बंद होके 1 ऊपर आ गया, मतलब 3 के ऑपोजिट 1 आ गया और 6 इधर पड़ोस से, डब्बा बंद हो जाएगा। छोटा सा इमेजिनेशन है, कोई बहुत बड़ा इमेजिनेशन हमें नहीं करना है। बस इसी केस के बारे में बात कर रहा था। अगर आप नॉर्मल नियम कानून लगाओगे तो आप क्या बोलोगे कि भैया इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये और इसके ऑपोजिट आप लगा दोगे ये, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आप इमेजिन करो, क्या ये डब्बा बंद हो सकता है कभी? बताइए हाँ या ना, कमेंट में बताइए फटाफट, क्या ये बॉक्स आपका बंद होगा या नहीं? इमेजिन कर पा रहे हैं? बिल्कुल इमेजिन अगर कर पा रहे हैं तो लिखिए यहां पर, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इमेजिनेशन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल कैलेंडर की क्लास मोना सिंह जी हम करा देंगे, डोंट वरी। बहुत बढ़िया, ओके। सो जब भी यहां पर आपको सीधे हाथ पर दोनों ये जो निकली हुई सतह हैं, अगर ये दोनों आपके सीधे हाथ पर या दोनों उल्टे हाथ पर है तो आपका डब्बा बंद नहीं होगा। इसका मतलब एक उल्टे हाथ पर और एक सीधे हाथ पर होना जरूरी है। और एक और कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि भाई कॉमन जो है ना वो एक ही सतह होनी चाहिए। अगर 2 सतह कॉमन आपने कर दी, 2 सतह अगर आपने कॉमन कर दी तो कभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, मतलब डब्बा आपका बंद नहीं होगा, आपका पासा नहीं बन पाएगा। यहां पर भी ध्यान से देखिए, अगेन सीधे हाथ में आपके 2 क्या दी हुई हैं, सतह दी हुई हैं। क्या यहां पर डब्बा बंद हो पाएगा? यहां पर भी आपका डब्बा बंद नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगेन ये दोनों आपको कहां दी हुई है? सीधे हाथ पर दी हुई है। बट मान लीजिए अगर मैं इस वाली सतह को इस तरफ लेके आ जाता हूं, तो ध्यान से देखिए, इस तरफ लेके आ गया, देखिए दोनों में बस इतना ही अंतर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 इधर दिया ही हुआ था, 5 इधर ले आया। अब बताइए क्या मैं यहां पर डाइस को बंद या कंप्लीट कर सकता हूं? कर सकता हूं तो बताइए बिल्कुल, और कमेंट भी कर दीजिए भाई, कर सकते हैं अगर हम बंद तो कौन किसके ऑपोजिट होगा? यस, आपके सामने 4 स्ट्रेट लाइन में दिए हुए हैं, हमें 3 को चुनना है और इन 3 में से 2 नंबर जो होंगे ऑल्टरनेट जगह पर वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे या ऑपोजिट होंगे। सो इस 1 के ऑपोजिट 3 हो गया, 2 के ऑपोजिट 4 हो गया, बचा कौन भैया? 5 के ऑपोजिट आपका कौन हो गया? 6 हो गया। सीधे आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। 1 3 2 4 5 6, बिल्कुल बिल्कुल।
फोल्ड करके बताएं। ओके, फोल्ड करके देख लीजिए। अगर मैं 3 को नीचे ही रखता हूं तो 4 आपके देखिए 4 आपके सामने होगा, 6 उधर बंद हो जाएगा, सीधे हाथ पे होगा, 2 4 के ऑपोजिट मतलब 2 पीछे होगा, 1 ऊपर आ जाएगा मतलब 3 के ऊपर, और 5 इस तरफ से उल्टे हाथ पर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब 5 और 6 देखिए उल्टे और सीधे हाथ पे बंद होंगे, 2 और 4 जो है आमने सामने हो जाएंगे, 3 और 1 जो है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। इमेजिनेशन तो देखिए मेन गेम है ही, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में कुछ में आप अगर नियम लगाएंगे सीधे आंसर फटाफट भी मार्क कर सकते हैं। बट इमेजिनेशन से एक चेक हो जाता है कि भाई कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं हम नियम लगा के, क्योंकि नियम जो है जैसा कि मैंने आपको बताया, जब दोनों ये वाले फेस जो निकले हुए हाथ, जैसे मान लो हमारे 2 हाथ निकले होते हैं ना, अगर दोनों हाथ एक तरफ हैं तो काम नहीं चलेगा। मतलब मेरे दोनों हाथ इस तरफ उल्टे हाथ पर हैं या दोनों मेरे राइट साइड में हैं तो आंसर नहीं आएगा। एक राइट में एक लेफ्ट में, मतलब ये नॉर्मल केस मेरा होना चाहिए, इंसानों जैसा काम होना चाहिए। अगला देखिए यहां पर, अब अभी तक जितने केसेस देखे थे उससे ये अलग केस है। अगर यहां पर हमें नियम कानून लगाना हो तो मैं सीधे बोल सकता हूं ये इसके ऑपोजिट, 4 और 1 5 सीधे 3 लाइन में है तो ये इसके ऑपोजिट, और बचा हुआ 6 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट। अब लेकिन क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट केस है तो इमेजिन कर लेते हैं, भाई 1 को नीचे ही रखा, 4 और 5 बंद, 6 पीछे से आ गया, 2 इधर से बंद हो गए, 3 ऊपर की तरफ चला गया, डब्बा बन गया, काम खत्म। इमेजिन करने में मैं बोलता हूं कि 3 से 4 सेकंड या 2 सेकंड ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो ऑपोजिट हमने फटाफट बता दिया। अगला केस देखिए, क्या ये बंद हो सकता है? ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पर मेरे सामने 1 2 3 बस ये 3 ही लाइन से दिख रहे हैं, तो नियम के हिसाब से तो मैं ये ऑपोजिट बता सकता हूं, लेकिन बाकी 3 कोई भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो यहां पर हम क्या लॉजिक लगाएंगे? यहां पर हम ये लॉजिक लगाएंगे कि ये जो 2 लिखा हुआ है ये 2 से सटा हुआ है 5, देखिए 2 से सटा हुआ है 5, 2 से 4 भी सटा हुआ है। इसका मतलब बचा कौन? 2 के ऑपोजिट कौन होगा? जो 2 से दूर होगा। सटा हुआ या एडजेसेंट जो फेस होता है वो कभी भी ऑपोजिट या विपरीत दिशा में नहीं होता है। तो अगर ऐसे कॉर्नर भी मिल रहा होगा तो समझ जाना वो कभी भी ऑपोजिट नहीं होगा। और सीधी सीधी अगर ये पूरा का पूरा ये लाइन से जुड़ा होगा तो बिल्कुल ही दिख रहा है कि वो पड़ोसी है, लेकिन ये भी पड़ोसी है। आप देखिए जब 1 ऐसे बंद होगा तो 4 इधर बंद होके 5 उसके सामने आ जाएगा, 1 पीछे से ऐसे बंद हो गया, 3 इसके सामने हो जाएगा, और 6 जो है वो पीछे ऊपर जाके 2 के बंद हो जाएगा। सो हमने यहां पर क्या देखा भाई कि 1 के विपरीत दिशा में 3 है, लेकिन 2 के विपरीत कौन होगा वो हमने कैसे निकाला? हमने यहां पर जो है उसके पड़ोसी या जो एडजेसेंट पे क्या रखे थे, जो सतह थी उनको मैंने हटा दिया, और हटाने के बाद मैंने देखा कि बचा कौन? सिर्फ अकेला 6 बचा। तो मैंने बोल दिया कि 2 के ऑपोजिट कौन होगा? 2 के ऑपोजिट जो है वो आपका 6 होगा। और फिर 2 बची, 4 और 5, तो हमने बोल दिया भैया बचे हुए आपस में ऑपोजिट होते ही हैं, क्योंकि उन 2 के अलावा कोई अब बचा ही नहीं है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, यहां पर भी ये 3 लाइन से हैं, और जब ये 3 लाइन से हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि 1 और 3 तो भैया एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे हमारे नियम से। फिर मैंने देखा कि भैया 2 के पड़ोस में 5 है और 2 के इस तरफ कॉर्नर पे देखो 4 है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 से लगी हुई सतह 4 और 5 होगी, तो 2 के विपरीत दिशा में कौन होगा? 6 ही होगा, और बचे हुए जो 2 नंबर हैं 4 और 5 वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट या विपरीत दिशा में हो जाएंगे। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, ये 3 लाइन से ये केस हम कर भी चुके हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये इसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट और ये इसके ऑपोजिट। इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत हमको नहीं है। यहां पर ध्यान से देखिए, 1 और 2 कॉमन यहां पर सतह दे रखी है। किसमें? जब यहां पर 3 और यहां पर 3 सतह दे रखी थी, और जब भी 2 यहां पर कॉमन होती है तो हम कभी भी यहां पर आंसर नहीं दे सकते या डब्बा नहीं बन सकता। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। फेसिंग में प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं यहां पर। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि यहां पर 1 ऐसे लिखा हुआ है, यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पर 3 लिखा हुआ है और यहां पर 4 लिखा हुआ है,
जब मैं इस डब्बे को बंद करूंगा तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि 4 के विपरीत दिशा में 5 होगा, 1 के विपरीत दिशा में 3 होगा, और इस 2 के विपरीत दिशा में कौन होगा? यहां पर कुछ इस तरीके से जो है, कुछ इस तरीके से आपका क्या होगा, एक फेस होगा जिसके विपरीत दिशा में अगर मैं बात करूं तो विपरीत दिशा में यहां पर अगर 2 है, 2 के विपरीत दिशा में ये वाला फेस होगा जिसमें ये 1 2 3 4 जो रोमन में लिखा हुआ है ये नंबर्स लिखे होंगे। तो ये कैसे आएगा, हमें यहां पर क्या ध्यान रखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हमेशा हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ बंद करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, नीचे की तरफ बंद करते हैं। हम हमेशा इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ, यहां पर लिख देता हूं मैं, हमेशा इसको हम नीचे की तरफ क्या करेंगे, बंद करेंगे। और हमें क्या ध्यान देना है, जब ये ओपन डाइस आपके सामने है, इस ओपन डाइस में अगर ये नंबर आपके क्लॉकवाइज लिखे हुए हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो जब आपका क्लोज डाइस या पासा बनेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे, क्योंकि वो नीचे जाके बंद हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और इसका ऑपोजिट होगा कि अगर ओपन में ये एंटी क्लॉकवाइज हैं तो बंद में ये जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये यहां पर मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। तो जब भी हम इसको बंद करेंगे, अगर मैंने बोला 2 पीछे की तरफ है तो यहां पर अगर 1, ये रोमन में 1 लिखा हुआ है, तो 2 इस तरफ आएगा, 3 इस तरफ आएगा और 4 इस तरफ आएगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहां पर क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो यहां पर ये जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा। बस इसको आप याद रखिए पॉइंट को। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैंने देखा भी हुआ है, इसको आप याद रखिए। सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट इसी केस में करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक तरह से मैराथन जैसे करेंगे, बस आप आंसर देते चले जाइएगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, टीयर 2 में अगर बैंकिंग, देखिए बिल्कुल बैंकिंग वाली रीजनिंग आ सकती है और आप लोग खत्म नहीं होंगे। मैं टीयर 2 के लिए आप लोगों को बैंकिंग की तैयारी करा दूंगा। मैंने SBI PO के बच्चों को भी पढ़ाया है, मैंने कैट के बच्चों को भी पढ़ाया है, तो चिंता मत करिए। रीजनिंग का लेवल जहां तक आप बोलेंगे मैं वहां तक लेके जा सकता हूं, चाहे वो SBI PO का लेवल हो, चाहे वो कैट का लेवल हो। तो डोंट वरी, आपके सामने अच्छे मासाब है, चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए आते हैं, यहां पर क्या पूछा गया है, सिंपल एक ही चीज देखनी है, ऑपोजिट टू 1 पूछा है, लेकिन क्या दिया हुआ है भैया, स्टैंडर्डाइज। और स्टैंडर्डाइज में हमने क्या बोला था, स्टैंडर्डाइज में जो ऑपोजिट पे जो नंबर लिखे होते हैं उनका जो सम होता है वो 7 होता है। तो अगर ये 1 है, 1 में क्या जोड़ दें, 1 में क्या जोड़ दें कि वो 7 हो जाए, तो हमें ये इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिया है मैंने ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। 1 में अगर 6 जोड़ दें तो 7 हो जाता है। वेरी गुड, हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 6। नेक्स्ट आ जाइए, अगेन स्टैंडर्डाइज है, 3 के ऑपोजिट पूछा है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है भैया। 3 में क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 3 में 4 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। तो मेरा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर यहां पर 4 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज के बारे में यहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, 3 के विपरीत क्या होगा। हमारे पास 2 यहां पर परिस्थिति या स्थिति गिवन है डाइज या पासे की। सबसे पहले ये देखिए कि एक कॉमन सरफेस है या 2 कॉमन सरफेस है, 4 6 4 6, ये आपके पास 2 कॉमन है। और जब भी 2 कॉमन होते हैं तो मैंने क्या बोला था कि जो बचे हुए जो सतह होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। पूछा 3 के ऑपोजिट है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वेरी गुड, आप लोग भी फटाफट आंसर देते रहिए, मैं बिल्कुल यहां पर चेक कर रहा हूं कौन कौन आंसर दे रहा है, और सबके नाम मुझे धीरे धीरे याद हो जाएंगे, चिंता मत करिए। सब लोग मेरे फेवरेट स्टूडेंट बन जाओगे अगर आंसर दोगे तो। अगला है बी के विपरीत पूछा गया है, तो भैया बताइए आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखो कॉमन कितने दिए हुए हैं, ए यहां पर है, यहां पर भी ए है, ई यहां पर है, ई यहां पर है। पूछा बी के ऑपोजिट है, तो बची हुई जो सतह होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट ध्यान से देखिए, 12 के विपरीत ऑपोजिट क्या होगा। अगेन यहां पर देखिए कॉमन कौन कौन दिख गया मुझे, 16 भी दिख गया, 15 भी दिख गया। अब तो आंसर आप लोग बता दीजिए, इसको आंसर मैं नहीं करूंगा। 12 के ऑपोजिट क्या होगा? वेरी गुड, बहुत लोग मुझे आंसर दे रहे हैं, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं। 14, वेरी गुड, बी आंसर हो गया, बहुत ही शानदार। देखिए सेकंड्स में आंसर आएगा। मैं तो सिर्फ आपको यहां पर ऐसे पेन चला चला के बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको तो कंप्यूटर स्क्रीन पे सिर्फ देखना है और आंसर करना है। यस, ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा हम कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ कैपिटल एच, स्मॉल एच, कैपिटल आई, स्मॉल आई यहाँ है नहीं, लेकिन दी जा सकती है वो अलग अलग, लेकिन आपको कंफ्यूज करेगा कि कैपिटल एच और स्मॉल एच आपको एक जैसा लगभग देखने को लगेगा। चलिए सबसे पहले हम देखें कि क्या पूछा है। एच के ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट पूछा है, और अगर इसके ऑपोजिट पूछा है तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या होगा। मैं कॉमन सरफेस पे ही लाइन ड्रॉ करूंगा। तो कॉमन सबसे पहले मैंने देखा कि कौन है भैया, कॉमन यहां पर आई है, यहां पर भी कॉमन क्या है, यहां पर आई हो गया। उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, मतलब एक ही कॉमन सतह है। तो हम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आई के बाद एच पे आके रुक जाओ, जब हमें चाहिए ही एच है तो हम क्यों आगे जाएं। तो आई के बाद यहां पर क्या आया, एट द रेट, क्योंकि क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं, क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं। और हमने देखा अगर आई के बाद एच आ गया है, उसके बाद परसेंटेज भी है, लेकिन यहां पर आप देखें आई के बाद एट द रेट आ गया है, तो बस हमारा यहां पर काम हो गया कि ये एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए, और आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट आ जाइए, एक के विपरीत या ऑपोजिट क्या होगा। एक के विपरीत पूछा जा रहा है तो सबसे पहले देखो कि कॉमन क्या है। मुझे यहां पर 3 जो है वो कॉमन दिख गया। अब देखिए 3 के इस तरफ घूम के जाओगे तो लंबी दूरी है, क्यों ना हम उल्टी दिशा में चलें। 3 के उल्टी दिशा में 1 आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर जो है वो 1 मिल रहा है। तो 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। बस आंसर मार्क करो और आगे बढ़ जाइए, लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्लॉकवाइज करना सिखाया था, लेकिन मैंने आपको यह भी बोला कि एंटी क्लॉकवाइज करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन करना दोनों में सेम रोटेशन है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। अगला जाइए, 4 के विपरीत क्या होगा। पहले तो देखो कॉमन क्या है भैया, कॉमन 4 ही है। और मैंने क्या सिखाया, अगर कॉमन सरफेस के ऑपोजिट पूछा जाए, जो सतह आपको नहीं दिख रही है बस वही आपका आंसर होगा। सीधे आंसर बताइए, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। जो सतह आपको यहां पर नहीं दिख रही है वो है आपका 1, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, कुछ ओपन हो गया, रिमोट दब गया था। चलिए वापस आते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा हमारा आंसर। नो टाइम आउट, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम ऑफ फिगर 1। देखिए इसका मतलब ये वो बोल रहा है, क्वेश्चन ये है कि जो ये पहला वाला फिगर है और ये जो दूसरा वाला फिगर है, ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न आ गया है, ध्यान से देखिएगा। इस फिगर के बॉटम मतलब नीचे वाली सतह, नीचे वाली जो सतह है उसमें क्या नंबर आएगा। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 3 के ऑपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले देखो क्या कोई कॉमन है। यस, यहां पर 6 कॉमन है। 6 के अगर मैं उल्टा जाऊं तो 3 पहले पड़ेगा, उल्टा जाऊं तो 5 पहले पड़ेगा। इसका मतलब 3 के उल्टे दिशा में या नीचे वाली सतह पे कौन आने वाला है, आपका 5 आने वाला है। वेरी गुड, 5 आपका आंसर यहां पर आने वाला है। मैंने यहां पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने एंटी क्लॉकवाइज इसलिए घुमाया है ताकि मुझे 6 से 2 पर जाके 3 तक, इतने दूर तक घूम के ना आना पड़े, एक बार में ही वहां तक पहुंच जाऊं, ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगे, इसलिए मैंने एक बार में ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अगला, कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये पासे की जो है स्थिति दे रखी है और इन ऑप्शन में जो है तीसरी स्थिति दे रखी होगी। मतलब ये जो पासा है, जिस पासे के हम बारे में बात कर रहे हैं, वो पासा यहां पर कौन सा है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम जैसा कि मैंने आपको बताया था,
ऑपोजिट अगर कोई विपरीत दिशा में कोई जो नंबर है वो पड़ोसी कभी नहीं हो सकते, और जो पड़ोसी हैं वो कभी ऑपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहां पर ये देखेंगे कि भाई अगर यहां पर जो नंबर लिखे हुए हैं इसमें कोई कॉमन है। हाँ भाई 6 कॉमन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 6 के विपरीत दिशा में कौन होगा। बचा कौन है? 4 बचा है। तो 6 के साथ 4 कहीं दिख रहा है? 6 के साथ 4 यहां दिख रहा है, लेकिन 6 के तो विपरीत दिशा में 4 होना चाहिए, इसको हटा दो। फिर हमने देखा 6 के बाद कौन आया? 2 आया। 6 के बाद कौन आया? 1 आया। तो 2 और 1 कहीं साथ में दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं, हटा दो इस ऑप्शन को। फिर आप आगे बढ़ो, फिर यहां पर आ गया 3, और आगे बढ़ते हैं तो यहां आ गया 5। मतलब 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने चाहिए। यहां पर एक साथ दे रखे हैं, मतलब पड़ोसी पड़ोसी जो हो नहीं सकता। जब कोई उल्टी दिशा में है तो पड़ोसी कैसे हो सकता है? आंसर एलिमिनेशन से जो है वो हमने यहां पर कर दिया। और एलिमिनेशन भी कैसे किया मैंने? एलिमिनेशन मैंने जो है विपरीत दिशा के पता लगाए और यहां पर चेक किया कि भाई वो पड़ोस में तो नहीं रखे हैं, वो आपके पड़ोस में तो नहीं रखे हैं। बस यही काम यहां पर क्या करना है, हमें चेक करना है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये एक पैटर्न है, इसलिए मैंने इसको यहां पर जो है वो कवर अप किया हुआ है। अगला वापस से सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑपोजिट पता लगाओ, कौन किसके ऑपोजिट है। कॉमन आपको क्या दिख रहा है भैया? ई कॉमन दिख गया। और ई कॉमन अगर है तो यहां से क्लॉकवाइज घुमा दो, कौन कौन आ जाएगा? ई के बाद आपका आ जाएगा एफ। थोड़ा सा यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूं, और ये लिखा मैंने, आपका ई के बाद आपका एफ आ जाएगा, एफ के बाद ए आ जाएगा। यहां पर कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा, ई के बाद डी आ जाएगा, और डी के बाद बी आ जाएगा। मतलब ए और बी एक साथ नहीं होने चाहिए, एफ और डी एक साथ नहीं होने चाहिए। अब देखो ए और बी कहीं एक साथ हैं? यस, यहां पर है, हटा दो। एफ और डी कहीं एक साथ हैं? हाँ यहां पर है, हटा दो। अब ई के ऑपोजिट कौन होगा? बचा कौन? कोई नया दिख रहा है आपको यहां पर? भाई आपके पास ए है, बी है, सी यहां पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ई के ऑपोजिट कौन होगा? सी होगा। और यहां देखो ई और सी तो पड़ोसी हो गए, इसको हटाओ, आंसर मार्क करो और आगे बढ़ो। वेरी गुड, बहुत लोगों का आंसर सी आ गया है। बी आंसर कैसे आया सूरज जी? आंसर देखिए सी आ रहा है। यहां पर एफ और डी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और हमने देखा एफ और डी जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए, इसलिए हमने उसको जो है हटा दिया है। विवेक जी वेलकम। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। इस सतह पर क्या आएगा? ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए। क्या आपको ये पता है कि इस प्रश्न चिन्ह के ऑपोजिट में क्या है? हमें यहां पर नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इन दो, ये जो हमारे सामने डाइज है, हम इसकी मदद लेंगे। ध्यान से देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है। यहां पर आपको यहां पर 3 जो है वो कॉमन दिख रहा है, और मुझे एक चीज क्लियर दिख गई कि इन दोनों डाइज में जब एक सतह कॉमन है तो कौन नहीं है? यहां पर कौन नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है। तो मुझे एक चीज तो कॉमन पता लग गई कि भैया 3 के ऑपोजिट 6 होगा। अगर मैं क्लॉकवाइज भी घुमा दूं, 3 के बाद यहां 5 आया, तो 5 के ऑपोजिट कौन हो जाएगा? 5 के ऑपोजिट आपका 1 हो जाएगा। 3 के बाद 5 के बाद कौन आता है? यहां पर 2 आता है, और 3 के बाद 1 के बाद यहां कौन आता है? 4 आता है। तो मुझे यहां पर तीनों पता लग गए कि कौन किसके ऑपोजिट होगा। अब अगर इस डाइस के बारे में हम बात करें तो क्या मुझे यहां पर ऑपोजिट की जरूरत है? वो ध्यान से देखिए, या मैं सिंपली इसको घुमा फिरा के ही एग्जाम इसमें जो है मैं आंसर कर दूं? बताइए, क्या घुमाने से आंसर आ जाएगा या ऑपोजिट की जरूरत पड़ेगी? बहुत लोगों का आंसर आ रहा है 1, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है 1। मुझे यहां से ये समझ में आया कि भैया ये जो 3 के, मुझे बाकी के ऑपोजिट की जरूरत थी ही नहीं। मुझे जैसे ही पता लगा कि 3 के ऑपोजिट कौन है, 3 के ऑपोजिट यहां पर 6 है, क्योंकि यहां पर मुझे 6 दिख रहा था तो मैंने इसकी मदद ली। 3 के ऑपोजिट अगर 6 है, इसका मतलब इस वाली पीछे वाली सतह पर कौन आने वाला है? 6 आने वाला है। और अगर इसमें 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें यहां पर कौन है? 3 है। अब इस डाइस को थोड़ा सा इमेजिन करके आप घुमाइए। कैसे घुमाओगे? सबसे पहले इसको आपने 4 को पहले ऊपर ले आइए। कैसे लाओगे? एक बार इस तरीके से घुमा दो। कैसे घुमाओगे आप? इसको इस तरीके से घुमा दो, 4 ऊपर आ गया। लेकिन आपने देखा कि 3 अभी इधर ही है
और एक कहां चला गया, एक आपका चला गया पीछे, एक कहां चला गया आपका पीछे। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस डाइस को घुमा देता हूं, ध्यान से फिर से मैं डायग्राम यहां पर बना देता हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। अगर मैंने इसको घुमाया और यहां 4 और 3 आ गया और एक जो है वो इस तरफ चला गया। जब आप इस डाइस और इस डाइस को देखेंगे तो ध्यान से देखिए, दोनों में ऊपर वाली सतह पर मैंने सेम नंबर बना दिया है, 4 और 4। और मैंने यहां पर देखा कि यहां पर 3 है और यहां पर 6 है। और आपको करना ही यही है कि ये दोनों वो नंबर होने चाहिए जो यहां पर सेम सतह पर आपको दिख रहे हैं, जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों या विपरीत दिशा में हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहां जो नंबर लिखा होगा, यहां जो नंबर लिखा होगा वो इस वाले पासे में कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। या उल्टा करें, इस पासे में अगर यहां पर कोई नंबर लिखा होगा तो वो इस पासे में इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि मुझे वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, 3 को अगर उधर लेके जाना है तो ध्यान से देखो, एक बार घुमाया तो 3 इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक और बार घुमाया 3 पीछे हो गया, एक इधर आ गया। तो क्या कुछ इमेजिनेशन, उतना बहुत घुमाने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करिए, जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो सेम ले आइए, वो सेम ले आइए। यहां जो नंबर है और यहां जो नंबर है वो आप एक ऐसा नंबर ले आइए जो एक दूसरे के क्या हो, ऑपोजिट हो या विपरीत दिशा में हो। तो फिर आप क्या बोल सकते हो, इस पासे में जो इस तरफ नंबर लिखा होगा वो इसमें इस तरफ आएगा, या इस पासे में जो पीछे लिखा होगा वो इधर आएगा। बस इतना पॉइंट आप याद रखिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो गया है, इसमें ज्यादा परेशानी की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत इमेजिन करना है, थोड़ा बहुत घुमाना है 90 डिग्री 180 डिग्री और काम हो जाएगा। ये आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है, 2 3 3 2 5 और 1 3 4 सेम ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगेन ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास 2 पासे हैं तो तीसरा पासा इनमें से कौन सा होगा जो इन्हीं की स्थिति को दर्शाता हो, सेम डाइस हो और बस उसकी दूसरी स्थिति को दर्शाता हो। सबसे पहला काम भैया कॉमन पता लगाया कि भैया यहां पर कॉमन कौन है, 4 है, यहां पर तो 2 भी कॉमन है, तो इसका मतलब 6 और 3 एक दूसरे के क्या हो गए, 6 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। इसको हटा दिया। अब क्या इन 3 में से किसी को हटा सकते हैं? इन 3 में से हम किसी को नहीं हटा सकते। तो अब कैसे आंसर देंगे, ध्यान से देखिए। अब थोड़ा सा घुमा के रखना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमा के हमें यहां पर रखना पड़ेगा। अगर इस डाइस को मैं देखूं और इस डाइस को देखूं तो दोनों में मुझे दिख गया है कि 6 और 3 एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। मुझे यहां पर 4 लाना है, तो अगर मैं इसको डाइस को ऐसे घुमा दूं तो 6 नीचे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, इमेजिन कर पा रहे हैं या नहीं। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो देखो 4 इधर, 2 वहीं पर रहने वाला है, क्योंकि मैं सिर्फ इसको इधर से पकड़ के घुमा रहा हूं, 2 वाली सरफेस से पकड़ के इस डाइस को घुमा रहा हूं। घुमा के 6 को नीचे ले आया और 4 को 6 की जगह पर ले आया। ध्यान से देखिए, ये आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ लिखिए अगर समझ में आ रहा है तो। मैंने इसको सिर्फ 2 की सतह से पकड़ के घुमा दिया, एक बार कुछ इस तरीके से घुमा दिया, मैंने इस तरीके से घुमा दिया कि 6 जो है वो नीचे आ गया, 4 जो है वो इधर आ गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर 6 नीचे आ गया है तो इस पासे में 6 के विपरीत दिशा में कौन हो गया, 6 की विपरीत दिशा में 1 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम इसको हटा देंगे क्योंकि 6 की विपरीत दिशा में 3 होना चाहिए। यहां पर वापस आते हैं, यहां पर आपके सामने 1 4 5 दिया हुआ है, 3 5 1 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम इस वाले या इस वाले डाइस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पर 4 1 कॉमन आपको दिख रहा है, यहां पर आपको 3 दिख रहा है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस डाइस को घुमा के कुछ इस तरीके से यहां पर रख दूं, सिर्फ इसको सेम वैसे ही घुमा के मैंने यहां पर रखा, मतलब मैंने इस डाइस को यहां पर जो घुमाया था कि भैया 4 यहां आ गया था, 2 यहीं पर रहा था और आपका 6 जो है वो नीचे जा चुका है। इस डाइस को मैंने घुमा के देखो इस तरीके से रख दिया है। अब अगर यहां पर 4 आ गया है, ध्यान से देखिए, और नीचे की तरफ 6 है, नीचे की तरफ 6 है, लेकिन यहां पर कौन दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यहां पर कौन है, 1 है। इसका मतलब मुझे अब थोड़ा सा इस तरीके से घुमाना पड़ेगा कि भैया ये 2 जो है वो 2 को मुझे कहीं और ले जाना पड़ेगा। और अगर मुझे कहीं और ले जाना है तो मुझे कैसा करना पड़ेगा, या तो मैं उसको कुछ इस तरीके से घुमा दूं, कुछ इस तरीके से घुमाऊंगा तो 2 नीचे जा सकता है और 6 किधर चला जाएगा, 6 पीछे चला जाएगा। लेकिन इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि अगर 6 इधर गया तो 1 इधर आ जाएगा।
क्या मैं एक और तरीके से घुमा सकता हूं क्या? अगर मैं इसको इस तरीके से घुमा दूं या कोई और तरीके से घुमा दूं तो 4 यहां पर मुझे दिख रहा है तो दिखना ही चाहिए। लेकिन अगर मैं कहीं और तरीके से घुमा दूं, इसको ऐसे ना घुमा के अगर ऐसे या ऐसे घुमा दूं तो मुझे आंसर में यहां पर 4 नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको देखूं, अब इसको देखना, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, ये मेरा आंसर नहीं है। लेकिन मैं अगर इसको देखूं, मुझे ये 3 यहां पर चाहिए, मैंने अगर 3 को ऐसे घुमा दिया और ये 3 इधर आ गया और मैंने जैसे ही इस तरीके से घुमाया यहां पर, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने एक बार इसको घुमाया, इसमें इमेजिनेशन की बहुत जरूरत है इस टाइप के क्वेश्चन में। मैंने एक बार 3 को घुमाया, 2 इधर आ गया, 4 जो है वो पीछे चला गया। मैंने सिर्फ डाइस को ऐसे घुमा दिया। अब ध्यान से देखिए, मुझे कौन चाहिए? ऊपर 1 चाहिए। तो मैं इसको एक काम करता हूं, इस तरीके से घुमा देता हूं, और अगर मैं इस तरीके से घुमाता हूं तो 3 यहीं रहेगा, ये खाली वाली सतह ऊपर चली गई, पीछे 2 आ गया और यहां पर कौन आ गया? 4 आ गया। अब आप देखिए, क्या 1 और 5 यहां आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। 1 और 5 के लिए कोई मनाही नहीं है। मुझे पता है 3 के विपरीत दिशा में 6 आना चाहिए, बिल्कुल खाली जगह है और बिल्कुल आ सकता है। तो मेरा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दीपक जी क्या बोल रहे हैं? बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। 2 ऑपोजिट एक साथ दिख नहीं सकते हैं और एक साथ हाइड भी नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा इमेजिनेशन से बताना चाह रहा हूं। देखिए, यहां पर एक साथ ऑपोजिट यहां पर नहीं आ सकते और एक साथ ऑपोजिट हाइड भी नहीं हो सकते, लेकिन यहां पर आपको 3 जो है वो इस तरफ दिख रहे हैं। आपका बिल्कुल कहना सही है कि 3 और 6 जो है वो यहां पर हाइड नहीं हो सकते हैं, लेकिन मुझे इसको एलिमिनेट कराना था, जैसे बी वाले को और इसको, तो मैं इमेजिनेशन से बताना चाह रहा था। बाकी जो आपने बोला है वो बिल्कुल सही है। यहां पर इनका ये कहना है कि भाई अगर 3 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो वो किसी ना किसी फॉर्म में हमको दिखने चाहिए। जैसे यहां पर 3 मुझे दिखा है, लेकिन अगर एक और क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए जिसमें 3 दिख रहा हो, लेकिन अगर ओरिएंटेशन या व्यू में प्रॉब्लम हो तो हमें इमेजिनेशन पर जाना पड़ेगा भाई। लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल, क्योंकि 3 और 6 जो है वो इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इमेजिनेशन करना आना चाहिए, इस तरीके से डाइस को घुमाना आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट यहां पर ध्यान से देखिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन ध्यान से देखिए क्या कॉमन है यहां पर आपका ए कॉमन है, ए कॉमन है, उसके अलावा जो है सी भी कॉमन है, और आपका यहां पर क्या कॉमन है भैया? सी भी कॉमन है। बचा कौन? बी और एफ बच गया, मतलब बी और एफ एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट हो जाएंगे। बी और एफ अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब आप जैसा कि देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं है, क्योंकि बी और एफ किसी भी ऑप्शन में दिख नहीं रहे हैं, किसी भी ऑप्शन में दिख नहीं रहे हैं, तो हमें यहां पर रोटेशन करने की या इमेजिनेशन करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है जब कोई ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें वहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तरीके से जो सी और डी लिखा हुआ है वो गलत तरीके से लिखा हुआ होता है, तब हमें इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आपके सामने 3 सतह हैं, तीनों में ना बी है ना एफ है। तो यहां पर जो पीछे की 3 सतह हैं वो तीनों कैसी हैं? तीनों अड़ोसी पड़ोसी वाली सतह हैं। और बी और एफ को जब एक साथ नहीं आना है, ऑपोजिट जगह पर या विपरीत दिशा में आना है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। इसमें एफ दिया हुआ है, इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर नहीं दिया हुआ है तो हम इसको एलिमिनेट करके सी को आंसर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट मुझे लग रहा है ये सेम क्वेश्चन है, अगले पे आते हैं। यहां पूछा जा रहा है भैया 4 के विपरीत ऑपोजिट क्या होगा? आप लोग मुझे आंसर देंगे। यहां पर 2 ऐसे पासे ढूंढिए जिसमें एक कॉमन सरफेस हो, और फटाफट बताइए 4 के विपरीत दिशा में क्या आने वाला है। फटाफट बताइए विपरीत दिशा में यहां पर क्या आने वाला है। कॉमन एक ढूंढिए। क्या इन दोनों में कोई एक कॉमन है? 1 2 3 4 5 6, कोई कॉमन नहीं है। क्या इन दोनों में कोई एक कॉमन है? हमने देखा यहां पर 3 जो है वो कॉमन है। 3 कॉमन है तो यहां से काम हो जाएगा। 3 के एंटी क्लॉकवाइज में 4 हो रहा है, 3 के एंटी क्लॉकवाइज में 2 आ रहा है, तो हम आंसर यहां पर क्या मार्क कर देंगे? 2 मार्क कर देंगे। वेरी गुड। तन्मय जी, अभी तो बैच की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि अभी एग्जाम बहुत पास में है। आप लोग सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ाई करिए, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल हूँ, सब कवर आप लोगों का करा दूंगा, डोंट वरी।
यहां पर आंसर ए आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। और यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर 2 हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, 5 के विपरीत या ऑपोजिट क्या होगा। तो 5 के विपरीत क्या होगा, फटाफट देखिए और देखिए किस में कॉमन सरफेस 1 दे रखी है, 5 4 6, 4 3 5, और हमें यहाँ पर 5 को देखना है तो किसी और पर जाते हैं, 1 2 3, और अगर मैं इसको पकड़ लूं तो ध्यान से देखिए काम मेरा हो जाएगा। 6 मेरा यहाँ पर कॉमन है और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर घूम जाइए। तो 6 के इधर 5 है, उधर 1 है, तो आंसर आप लोगों का क्या आ गया, ऑप्शन 1 बी। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर यहां पर मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, यहां पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यहां पर मुझे बताइए आंसर क्या आएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया होते हैं। 1 2 3 3 3 यहां पर आप लोगों को कॉमन दिख रहा है और वहां पर 1 और 5 दिया हुआ है, तो क्या नंबर आने वाला है वो फटाफट देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा दूं तो 3 1 2 3 4 6, इसको काट दूं तो ये 5 आ गया, ये इसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट और ये इसके ऑपोजिट। तो हमें दिख रहा है 5 के ऑपोजिट यहां पर 3 आना है, 1 के ऑपोजिट आपको 4 आना है। तो एक चीज तो क्लियर है, या तो आंसर 2 आएगा या तो आंसर 6 आएगा। अब 2 और 6 में से आप आंसर कैसे बताओगे, आपको एक बार जो है वो घुमाना ही पड़ेगा। अगर इस डाइस को आप घुमा दें, एक को इधर ले जाएं, एक को इधर ले जाएं, तो देखो 3 पीछे चला जाएगा और आप देख सकते हैं 3 बिल्कुल पीछे है वहां पर, इसका मतलब 5 आगे है, हो गया, बिल्कुल स्थिति सही है। तो क्या ऊपर की तरफ 2 होगा कि नहीं होगा, इसको घुमा के इस तरीके से बना के देखने की कोशिश करिए। इसको जरा घुमाइए और इस तरीके से बनाइए। एक बार घुमाएंगे आप तो 1 इस तरफ आ जाएगा, ध्यान से देखिए, एक बार बस घुमाइए और ऊपर क्या रहेगा, आप जैसे ही इसको घुमाएंगे, जैसे ही आप इसको घुमाएंगे, 1 इधर आ गया, 3 जो है वो पीछे चला गया, 2 ऊपर ही रहेगा क्योंकि मैं ऐसे घुमा रहा हूं। 1 जैसे इधर गया, ये खाली जगह, और मुझे पता है 3 के विपरीत दिशा में 5 होता है। और आप देख सकते हैं आखिरी वाले डाइस को 5 और 1 बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कौन आ जाएगा भैया, क्वेश्चन मार्क की जगह 2 आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए मुझे, 2 के विपरीत अगर 6 है, अगर 2 के विपरीत या ऑपोजिट में 6 है, इन्होंने बोल दिया पहली क्वेश्चन में बता दिया कि 2 के विपरीत अगर 6 है तो बताइए 5 के विपरीत क्या होगा। हमसे पूछा जा रहा है 5 के विपरीत क्या होगा, आंसर बताइए फटाफट, 5 के विपरीत यहां पर क्या होगा, फटाफट बताइए। कुछ लोग का आंसर, राम ने ए दिया है अभी, और बताइए। सचिन ए, मंडल जी बी, सचिन ए। 2 के ऑपोजिट, 2 के विपरीत पर 6 है, ये बोला गया है। 2 के विपरीत पर क्या है, 6 है। और इन दोनों को अगर आप देखें तो आप लोगों को कोई भी कॉमन सरफेस यहां पर नहीं दिख रही है। समझ में नहीं आया ये वाला, दिमाग लगाइए क्या होगा। 2 के विपरीत पर 6 है, तो अगर मैं इस डाइस को ऐसे ही रहने देता हूं, अगर मैं इसको एक बार ऐसे घुमा दूं, किसको, इस वाले डाइस को, और घुमा के मैं क्या कर दूं, सिर्फ 6 को नीचे कर दूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे 2 के विपरीत दिशा में कौन चाहिए, 6 चाहिए। मैंने इसको एक बार ऐसे घुमाया तो 6 नीचे चला गया, 4 यहां पर है और 5 यहां पर है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी होगी। मैंने सिंपली बस डाइस को 4 की तरफ से पकड़ के ऐसे घुमा दिया, देखिए 4 की तरफ से पकड़ के घुमा दिया, 6 नीचे आ गया। लेकिन आप देखिए यहां पर 1 दिया हुआ है, यहां 3 दिया हुआ है, यहां 4 दिया हुआ है, यहां पर 5 दिया हुआ है। इसका मतलब मुझे 1-2 बार ऐसे घुमाना पड़ेगा। 2 बार जैसे ही आप घुमाएंगे तो यहां पर 3 और 1 आ जाएगा, और 3 और 1 अगर आ जाएगा तो यहां पर हमसे क्या पूछा है, 5 के विपरीत दिशा में क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, आप एक बार घुमाएंगे तो 5 यहां पहुंचेगा, एक और बार घुमाएंगे तो 5 यहां पहुंच जाएगा, किधर, इस दिशा में। और अगर 5 यहां पहुंच गया तो 5 के विपरीत दिशा में देखो क्या होगा, 5 के विपरीत दिशा में क्या होगा।
कोई परेशानी बताइए, समझ में आया? रोटेशन मैंने क्या किया, सबसे पहले इस डाइस को मैंने क्या किया, एक बार ऐसे घुमाया ताकि 6 नीचे पहुंच जाए 2 के विपरीत दिशा में। जब मैंने घुमाया तो मेरे पास 4 और 5 यहां पर है, लेकिन मुझे ये 2 जगह खाली चाहिए 1 और 3 के लिए। तो मैंने 6 की तरफ से पकड़ा, एक बार घुमाया और 2 बार घुमाया। जब मैंने 2 बार घुमाया तो 5 यहां से घूम के इधर आ गया और 4 जो है वो घूम के किधर आ गया, 4 घूम के इधर आ गया और यहां से ये 4 और 5 दोनों हट गए। अब मैंने क्या देखा कि 6 के विपरीत तो 2 होता ही है, इसको और इसको मैंने कंपेयर किया, 2 इधर है 2 इधर है, 6 नीचे बिल्कुल है, 5 इस तरफ है 4 इधर है, और इसको अगर आप देखें 1 और 3 है, मतलब 1 इधर रहेगा 3 इधर रहेगा, तो 5 के विपरीत दिशा में कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर ए दे रहे हैं आप लोग, आंसर ए क्यों दे रहे हैं? घुमाने के बाद देखिए ना आपके आंसर जो आने वाला है, क्योंकि हमसे 5 के विपरीत दिशा में पूछा है कि 5 के विपरीत दिशा में क्या होगा। इसमें देखिए बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि यहां पर ऑपोजिट, जहां पर जो सरफेसेस है वो नहीं है यहां पर क्या बोलते हैं, लेकिन आप देखिए 5 के ऑपोजिट यहां पर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अगर यहां पर स्टैंडर्ड या मानक डाइस बोला जाता तो मैं यहां पर लगा देता लॉजिक, लेकिन अगर आप देखें मेरा आंसर 5 और 3 आया है, मतलब 5 के ऑपोजिट मेरा आंसर 3 आया है, और 5 और 3 का योग जो है वो 8 होता है, इसलिए यहां पर ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा मंडल जी। ओपन डाइस का क्वेश्चन देखिए, एग्जाम से उठाया हुआ है, एसएससी का क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, आपको यहां पर वही रूल लगाना है, इस डॉलर के ऑपोजिट ये हैश होगा। सबसे पहले देखो डॉलर और हैश कहीं साथ में है क्या, डॉलर और हैश अगर यहां साथ में है तो ये ऑप्शन कभी भी आंसर में नहीं हो सकता। परसेंटेज और ये जो कॉपीराइट वाला सी है, परसेंटेज और इसके साथ में ये जो है यहां पर साथ में दिया हुआ है, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। बचा हुआ एट द रेट और ट्रायंगल ऑपोजिट होगा, एट द रेट और ट्रायंगल एक साथ दिया हुआ है, ये आपका एलिमिनेट हो गया। आंसर बी मार्क करिए और आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, ऊपर 3 हमें यहां पर सरफेस दे रखी है, नीचे 3 दे रखी है। हमने जनरली जो पढ़ा था वो ऐसा टेढ़ा करके पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे तुरंत बोलूंगा m के ऑपोजिट p है, r के ऑपोजिट q है। सबसे पहले m और p से हम जो है एलिमिनेट कर देते हैं, ये रहा m और p एलिमिनेट हो गया। r और q यहां पर कॉमन है, एलिमिनेट कर दीजिए। बचा कौन, n और t, तो ध्यान से देखिए n और t एक साथ दिए हुए हैं, इनको एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, और आगे बढ़ जाएंगे। ऑपोजिट बस यहां पर पता लगाइए, जहां पर वो ऑपोजिट आपको पड़ोसी दिखें बस उनको आप मार्क करिए और आगे बढ़ जाइए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो ये इसके ऑपोजिट होगा, ये इसके ऑपोजिट होगा, तो इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। फटाफट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, कि यहां पर यह पूछा जा रहा है कि कौन सा फिगर जो है वो सही है। अगर मैं इसको बंद करता हूं तो कौन सा पासा या डाइस हमारा बनेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट आंसर बताइए क्या आने वाला है। ऑल ऑफ दीज, अमित कुमार जी बोल रहे हैं ऑल ऑफ दीज। सर्वेश जी ने आंसर दिया है ए, ओनली 3, बी, सी, बहुत सारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दीजिए। चारों ऑप्शन डाल दोगे तो काम कैसे चलेगा। ओनली 3 राम ने बोला है, आनंद मिश्रा ने, ओनली 3, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, ए और बी अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो ये पड़ोसी नहीं हो सकते, ये पड़ोसी नहीं हो सकते। अब ध्यान से देखिए, 1 और 2 मेरा हट गया है, और 1 और 2 हटने से सिर्फ एक ही ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर पाया हूं, क्योंकि बाकी अभी 3rd और 4th की कहानी है। अगर ए और बी एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो ये तीनों सतह खाली नहीं हो सकती, क्योंकि पीछे की तीनों सतह एक दूसरे के पड़ोसी सतह हैं। और अगर मैं ए और बी को वहां कहीं पे लिख दूंगा, या ए और बी को कहीं पे लिख दूंगा नीचे या पीछे या उस तरफ, तो वो एक दूसरे के पड़ोसी हो जाएंगे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सिर्फ ये वाला सही होगा कि ए अकेला यहां लिखा हुआ है और उसके विपरीत दिशा में कौन होगा, बी होगा। इसका मतलब आंसर ए हो जाएगा। ओनली 3rd वाला डायग्राम जो है या फिगर जो है वो हमारा करेक्ट है। श्याम जी सी नहीं है, ये 3rd वाला फिगर है और आंसर ए, ये मार्क करना है हमको, आंसर ए आएगा।
वेरी गुड श्याम जी, आपने आंसर करेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को ये सिखाया था, अब देखिए फटाफट क्या आंसर आने वाला है। इसमें क्या चीजें याद रखनी है, मैंने आपको बताया था इस डब्बे को हम नीचे की तरफ बंद करेंगे, और जब इस डब्बे को नीचे की तरफ बंद करते हैं तो यहां पर 1 2 3 4 ये यहां पर क्लॉकवाइज दिया हुआ है, तो ये 1 2 3 4 यहां पर एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, पहली चीज। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमें यह भी ध्यान देना है कि भैया ये जो C है, C के साथ में 2 होना चाहिए, D के साथ में 1 होना चाहिए, A के साथ में 4 होना चाहिए, E के साथ में 3 होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और चीज कि D के ऑपोजिट कौन है, E रहेगा, D के ऑपोजिट कौन रहेगा, E रहेगा, और A के ऑपोजिट आपका C रहेगा, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और बचा हुआ जो B है, बी के ऑपोजिट आपका वो वाला डब्बा रहेगा जिसमें इस तरीके से ट्रायंगल बने होंगे। यस आंसर बताइए फटाफट। आनंद मिश्रा ने ए दिया है, अंकित ए, मंडल डी, भारती रानी जी डी, सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट, क्या आंसर आने वाला है। सबसे पहले तो ए और बी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। कैसे एलिमिनेट करेंगे अंकित जी, ए तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि डी के साथ 1 तो दिया हुआ है, बी के साथ 4 दे दिया, बी के साथ 4 नहीं आ सकता यहां पर, क्योंकि बी तो खुद इनके ऑपोजिट होगा, तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। डी के साथ 1 आना चाहिए, डी के साथ 4 दिया हुआ है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर सी और डी में से कोई एक होगा। और मैंने आपको बताया जब यहां पर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, तो यहां पर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज नहीं हो सकता, यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो आंसर क्या मार्क कर देंगे भाई, आंसर हम डी मार्क कर देंगे। आंसर हम क्या मार्क कर देंगे, डी मार्क कर देंगे। वेरी गुड, सभी लोग का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये फटाफट बताइए इस एक के विपरीत ऑपोजिट में क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा। बिना सिर्फ इमेजिन करना है एक पॉइंट पर और सीधे आंसर आएगा आपका। एक के ऑपोजिट में क्या होगा, एक चीज तो पता है कि 3 के ऑपोजिट 4 होने वाला है, 3 के ऑपोजिट आपका 4 होने वाला है, एक के ऑपोजिट 5 होगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर आपका। कुछ लोग डी क्यों दे रहे हैं, जब 1 के ऑपोजिट 5 होगा तो आंसर हमारा यहां पर 5 ही रहेगा। बहुत ही बढ़िया। यहां पर ध्यान से देखिए, ये 2 जो है इसका पड़ोसी 5 है, 2 का पड़ोसी 1 है, तो बचा कौन, 2 का ऑपोजिट 6 होगा, बचा कौन फिर, 1 का ऑपोजिट आपका 5 ही होगा। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान हो जाता है भैया, 1 का ऑपोजिट 5, 2 का ऑपोजिट 4 और 6 का ऑपोजिट कौन होता है, 3 होता है। पूछा 4 का ऑपोजिट है, सीधे आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 1 या 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये वाला। बिल्कुल आंसर ए सभी लोगों का यहां पर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ये बता दीजिए 3 के विपरीत क्या होगा, एक रिवीजन करा दे रहा हूं फटाफट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी है, फटाफट बता दीजिए 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए। 3 के ऑपोजिट क्या होगा, यस 3 के ऑपोजिट जो है वो 1 होगा। स्ट्रेट लाइन में है तीनों और ऑल्टरनेट जगह पर यही वाले जो है हमारे नंबर्स आते हैं। यहां पर जो है हमारा डाइस का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपके सारे पैटर्न, सारी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर अप करा दिए हैं। एसएससी में जो ओपन डाइस के क्वेश्चंस जितनी वैरायटी के आते थे वो मैंने करा दिए हैं। ओपन डाइस को बंद करने के बाद जो डाइस बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, या बंद करे हुए जो 2 डाइस रहते हैं और हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो भी हमने क्वेश्चन के पैटर्न सॉल्व करें। मतलब हमने सारी वैरायटी कवर अप कर ली है। अब आपको जो है एग्जाम में डाइस के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। 5-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगाओगे आपका काम हो जाएगा। इसमें अननेसेसरली ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, आप वैसे ही इसके आंसर मार्क कर दोगे अगर आपने अच्छे से ये लेक्चर को, वीडियो को अच्छे से समझ लिया होगा तो। चलिए, तो मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। बस एक चीज, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक लेना है और कैसा लेक्चर आप लोगों को लगा, तो एक मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ मेरी आगे की प्लानिंग जो है आपके कमेंट या चैप्टर के हिसाब से हो जाती है। तो वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।